वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कॉन्सेप्ट एजुकेशन। आज हम लोग जो अपने लेक्चर्स को प्रोसीड करने जा रहे हैं वो एफईटी का हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल है और एफईटी के हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल को आज हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के हाई फ्रिक्वेंसी एच5 मॉडल को, जिसको अलग नाम से भी जानते हैं, गायकोलॉटो मॉडल के भी नाम से जानते हैं, उसकी एनालिसिस की थी और उसमें हमने शॉर्ट सर्किट करंट गेन वगैरह की कैलकुलेशन की थी। यूनिटी करंट गेन, बैंडविड्थ वगैरह को ड्राइव किया गया था। आज उसी चीज़ को थोड़ा सा एफईटी के केस में देखेंगे कि एफईटी में क्या क्या चीज़ें हमारी रोल में आ जाती हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफईटी को अगर हम लोग बनाएं तो जेफेट को बनाने में ये सिंपल, आपका ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है। तो अभी हम लोग केवल इसकी बात कर रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल की बात कर रहे हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी में हमारा एफईटी में क्या क्या चीज़ आ जाती है। हाई फ्रिक्वेंसी में एक्चुअली में कोई ज़्यादा कंपोनेंट्स इसमें नहीं हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े ही हैं। तो पहले तो इसका लो फ्रिक्वेंसी जो मॉडल बनता है उसी को ही अब बना लीजिए। इसका मॉडल लो फ्रिक्वेंसी के मॉडल जैसा ही होता है। ये एक बना था, इसमें एक आरडी रेजिस्टेंस था, ड्रेन रेजिस्टेंस था और यहाँ पर ये ड्रेन था और दिस इज द सोर्स और ये आपका गेट था। इसकी वैल्यू थी GM VGS और ये आपका स्मॉल RD था। ये स्मॉल सिग्नल मॉडल था एफईटी का। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी पे हम लोग काम करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी पे हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैपेसिटेंस वो रोल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में ये कैपेसिटेंस और एडअप हो जाएंगे। अब आपको हाई फ्रिक्वेंसी का बनाने के लिए इसके साथ में कैपेसिटेंस को यहाँ पर एडअप कर देना है। तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पर लग जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे CGD। एक कैपेसिटेंस आपका आउटपुट में लग जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे CDS और एक कैपेसिटेंस हमारा इनपुट साइड में भी आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे CGS। तो तीन कैपेसिटेंस यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो पूरा मॉडल हमारा बन के तैयार हो जा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल ऑफ द एफईटी। तो सिंपल यहाँ पर जो मॉडल हमारा है उसमें कैपेसिटेंस को आपको एडअप कर देना है। इसको अगर हम सीधे सीधे बना दें ऐसे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये ऐसा मॉडल आपको रिप्रेजेंट होगा। ये इस तरीके से मॉडल आपको दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल। तो लो फ्रिक्वेंसी मॉडल अगर आपको याद है, सिंपल लो फ्रिक्वेंसी में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक GM VGS होता है और दूसरा एक RD कंपोनेंट होता है। इसी को अगर कैपेसिटेंस के साथ में एडॉप्ट कर दीजिए तो यह हाई फ्रिक्वेंसी का आपका बन जाएगा। तो एफईटी का हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल तो ये हो गया। लिख देते हैं हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल, हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसकी एनालिसिस करने की बात आती है। तो एनालिसिस में इसमें क्या चीज़ निकाली जाती है उसको आप देखिए। वहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट करंट गेन निकाला था, तो यहाँ पर वोल्टेज गेन नहीं निकाला जाता है, ना ही यहाँ पे करंट गेन निकाला जाता है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है हमें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल के जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। देखिए जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटेंस को हम यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं।
ये जो कैपेसिटेंस है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको डैश 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 दिखा दिया क्योंकि हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसमें अप्लाई करेंगे मिलर थ्योरम। बाय मिलर थ्योरम, मिलर थ्योरम आपने जो पीछे पढ़ी हुई है उस थ्योरम से हम इसको ब्रेक करेंगे। जब हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये एक पार्ट इसका इधर बनेगा और एक पार्ट इसका इस साइड में आ जाएगा। ये हम एरो बना देते हैं। मिलर थ्योरम क्या करता है, बीच के कोई भी चीज़ है फीडबैक की चीज़, उसको ये ब्रेक कर देता है। तो अगर हम इसके कैपेसिटेंस को Z लिखें, अगर हम इसको Z जी डी चलिए लिख देते हैं, जो उसका नाम था वही इसको भी, तो ये हो जाएगा जो इधर की तरफ आ जाएगा वो Z जी डी और क्या हो जाएगा 1 माइनस ए वी, और इधर जो आ जाएगा वो Z जी डी अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ए वी। Z जी डी क्या है, Z जी डी इज द इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस फॉर्म में लिखा जाएगा, ओम में होना चाहिए, सीधे कैपेसिटेंस को ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके इम्पीडेंस फॉर्म में लिखेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन जे ओमेगा सी जी डी। इसका मतलब है कि इस साइड वाले कैपेसिटेंस को, लेफ्ट साइड वाले कैपेसिटेंस को अगर हम लिखना चाहें तो इसको अगर हम लोग एक अलग नोटेशन से लिख देते हैं जेड डैश जी डी। तो यहाँ पर अगर हम जेड डैश जी डी निकालें तो ये है जेड जी डी अपॉन 1 माइनस ए वी। जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे जी डी जेड जी डी की वैल्यू रख दीजिए तो जी ओमेगा, इसको चलिए नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे समझ लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर वाले कैपेसिटेंस को, लेफ्ट वाले कैपेसिटेंस को हमने लिख दिया जेड डैश जी डी और इधर वाले कैपेसिटेंस को लिख दिया जेड डबल डैश जी डी। लेफ्ट साइड वाले कैपेसिटेंस को जेड डैश जी डी लिख दिया और राइट साइड वाले को जेड डबल डैश जी डी लिख दिया। जेड डैश जी डी है क्या, जेड जी डी अपॉन 1 माइनस ए वी है। तो जेड जी डी को हम जानते हैं 1 अपॉन जे ओमेगा सी जी डी हो गया। इस जेड जी डी की वैल्यू को जेड डैश में रखना है। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो पुट करने में जो वैल्यू हमारी आएगी वो जेड डैश जी डी बराबर जेड जी डी अपॉन 1 माइनस ए वी, इसकी वैल्यू को रख दीजिए तो जे ओमेगा सी जी डी 1 माइनस ए वी। अब इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन जे ओमेगा सी इक्विवेलेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बल्कि डैश लगा दीजिए, तो सी डैश इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, सी जी डी 1 माइनस ए वी। जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे कंपेयर की तो सी इक्विवेलेंट डैश बराबर क्या निकल आया, सी जी डी 1 माइनस ए वी। इन द सेम वे जेड डबल डैश जी डी, अपोजिट साइड वाला देख लेते हैं, वो क्या था, सेम था, बस 1 माइनस 1 अपॉन ए वी था। यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 अपॉन जे ओमेगा सी जी डी 1 माइनस 1 अपॉन ए वी। तो यहाँ पे हमें जो सी डबल इक्विवेलेंट डैश मिलेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी सी जी डी 1 माइनस 1 अपॉन ए वी। ये दोनों वैल्यूज आपको मिल रही हैं। अब इसको अगर हम सर्किट में रिप्रेजेंट करें तो इनपुट साइड में ये कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट डैश से रिप्रेजेंट होगा। दूसरा कैपेसिटेंस एक और है हमारे पास में, इधर आपका जी एम वी जी एस हो जाएगा, जी एम वी जी एस हो जाएगा, इधर ये आर डी हो जाएगा, इधर एक कैपेसिटेंस हो जाएगा और इधर
ये कैपेसिटेंस जो आपका रिटर्न बैक हुआ सी इक्विवेलेंट डबल डैश, इतनी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये कैपेसिटेंस है सी जी एस, और ये आपका हो गया इनपुट साइड, और ये सेक्शन हो गया आउटपुट साइड। तो इसमें इक्विवेलेंट फिगर जो फाइनली बन के आया वो ये आया। अब इसमें क्या निकाला जाता है, इसमें निकाला जाता है मिलर इफेक्ट। मिलर इफेक्ट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिलर इफेक्ट। अब मिलर इफेक्ट क्या होता है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। मिलर थ्योरम अलग चीज़ है और मिलर इफेक्ट अलग चीज़ है। मिलर इफेक्ट इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ एफईटी। ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की सोल प्रॉपर्टी है। मिलर इफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ से दिखने वाला इम्पीडेंस अगर हम लोग देखें तो इनपुट इम्पीडेंस में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस पार्ट है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस पार्ट नहीं है। तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर यहाँ पे देखें तो सी आई नेट कैपेसिटेंस जो यहाँ पे बना, यानी नेट कैपेसिटेंस, नेट इनपुट कैपेसिटेंस, तो नेट इनपुट कैपेसिटेंस वो बना सी जी एस प्लस सी इक्विवेलेंट डैश। और सी जी एस क्या होता है, सी जी एस तो है ही है, सी इक्विवेलेंट डैश क्या होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा सी जी डी 1 माइनस ए वी। और ए वी अगर आपको पीछे याद हो तो ए वी आपने लिखा था माइनस जी एम आर एल। अब आर एल में ये पूरा आर एल डैश हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके और जो भी हम लोग यहाँ पे लोड वगैरह लगाएंगे पूरा वो मिला करके आ जाएगा। तो इसको हम लोग आर एल डैश लिख देते हैं। तो पूरा यहाँ पर आर एल डैश आ जाएगा, यानी जो भी उसका वोल्टेज गेन होगा उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो सी आई की जो ये वैल्यू है, यानी इनपुट में दिखने वाला जो कैपेसिटेंस है सी जी डी 1 माइनस ए वी, इसी पूरे सी आई को इनपुट में दिखने वाले कैपेसिटेंस को ही हम लोग बोलते हैं मिलर इफेक्ट। मिलर इफेक्ट क्या बोलते हैं, मिलर इफेक्ट। Miller effect is nothing but it is a input impedance in the capacitive form। अब ये इनपुट का कैपेसिटेंस आ गया। अब इसी में अगर इनपुट इम्पीडेंस आपको निकालना है तो ZI बराबर क्या होता है 1/j ओमेगा CI। ये इसका इनपुट इम्पीडेंस आ जाएगा। दिस विल बी नोन एज इनपुट इम्पीडेंस। तो मिलर इफेक्ट एक्चुअली में क्या है, मिलर इफेक्ट एक्चुअली में ये बताता है कि ये एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस ऑलवेज इनफाइनाइट होता है। ये आपको पता है, सिंपल हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एफईटी इज इनफाइनाइट। बट दिस इज केस ऑफ इन द लो फ्रीक्वेंसी रीजन। लो फ्रीक्वेंसी रीजन में इसका इनपुट इम्पीडेंस हम लोग इनफाइनाइट कहेंगे, क्योंकि उस समय ये कैपेसिटेंस रोल में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इन कैपेसिटेंस का रोल उसमें आना शुरू हो जाता है। और जब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं तो ये कैपेसिटेंस पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इनपुट इम्पीडेंस में क्या बचेगा, कैपेसिटेंस ही आएगा, और वो कैपेसिटेंस ही हमारा कहलाता है मिलर इफेक्ट। और ये कैपेसिटेंस सेकेंड सर्किट में लोड के साथ मिल करके उसके आउटपुट को ज़ीरो कर देते हैं। कैपेसिटेंस बहुत ही डेंजरस है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये इम्पीडेंस को ज़ीरो कर देता है, शॉर्ट कर देता है। जब भी कैपेसिटेंस कहीं पे आ रहा है लो फ्रीक्वेंसी में तो वो साइलेंट बैठा रहेगा, जस्ट एज ए नॉट कनेक्टेड रहेगा, बट एट द हाई फ्रीक्वेंसी इट विल बिकम ज़ीरो, ये ज़ीरो बना देता है। इसलिए एफईटी को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बावजूद इसके कि इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि इनपुट इम्पीडेंस इसका इनफाइनाइट होता है। बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इनपुट इम्पीडेंस हमारा इनफाइनाइट हो किसी चीज़ का, तो वो लोडिंग इफेक्ट नहीं देता है। ये लोडिंग इफेक्ट को रिमूव करने की आइडियल कंडीशन है, जो कि एफईटी हमारा पूरा करता है।
तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है एफईटी कि ये कहीं पे लोडिंग इफेक्ट नहीं देगा। बट किस केस में, जब इसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी। हाई फ्रिक्वेंसी पे इसका इफेक्ट कैपेसिटेंस का आ जाता है, प्योर कैपेसिटेंस का आ जाता है। इससे इसके पावर फैक्टर भी चेंज हो जाते हैं। कैपेसिटिव इफेक्ट आ गया तो लीडिंग पावर फैक्टर की तरह से बिहेव करने लग जाएगा। रेजिस्टेंस पार्ट इसमें है नहीं, और ये इसके आउटपुट के वोल्टेज गेन को रिड्यूस करके ज़ीरो कर देगा। अगर फ्रीक्वेंसी को आपने और बढ़ा दिया तो ये उसको ज़ीरो भी कर देगा। तो एफईटी के केस में जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की एनालिसिस करते हैं तो बस इसमें सबसे मेन जो पार्ट आता है दैट इज ए मिलर इफेक्ट। तो मिलर इफेक्ट और मिलर थ्योरम अलग अलग है। मिलर थ्योरम ये है कि ऊपर के किसी फीडबैक रेजिस्टेंस को हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसको ब्रेक कर देना, स्प्लिट कर देना, दो पार्ट में तोड़ देना, वो मिलर थ्योरम है। मिलर इफेक्ट क्या है? इनपुट इम्पीडेंस का कैपेसिटी होना इन द केस ऑफ एफईटी इज नोन एज द मिलर इफेक्ट। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में ये आ जाना चाहिए कि मिलर इफेक्ट इज द कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफ द एफईटी। इसकी जो सी आई की वैल्यू होती है वो होती है सी जी एस प्लस सी जी डी 1 - ए वी। जो कैपेसिटेंस हमारा ऊपर से नीचे आएगा, ये भी ध्यान दे लीजिए, जो कैपेसिटेंस यहाँ से कैपेसिटेंस हमारा ये वाला जो ऊपर से नीचे आएगा उसी की ही वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। ये वैल्यू जो हमारा सी आई में है सी जी एस प्लस सी जी डी 1 - ए वी है, इसमें 1 - ए वी ऊपर वाले कैपेसिटेंस के साथ में लगेगा और उसका एड करके लिख दीजिए सिंपल। ये तो हो गया इनपुट साइड की बात। आउटपुट साइड में जो कैपेसिटेंस हमारे आते हैं, दो कैपेसिटेंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनका कोई खास रोल नहीं होता है। और ये वोल्टेज गेन में जब हम लोग लोड लगाते हैं तो लोड के द्वारा ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी लोड अगर 2K का है, 1K का है, 1 किलो ओम का है या जैसा भी है, उसके साथ मिल करके उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता है, वो नलीफाई हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। तो एफईटी का सबसे जो मेन इफेक्ट आता है वो इनपुट इम्पीडेंस पे आता है। तो इसमें ना तो आपको ए बी निकालना है, ना ही आपको करंट गेन निकालना है, ना ही आपको आउटपुट इम्पीडेंस वगैरह कुछ देखना है। सिंपल आपको याद रखना है मिलर इफेक्ट। मिलर इफेक्ट क्या होता है? इट इज ए कैपेसिटिव इफेक्ट। बार बार रिपीट कर रहे हैं, मिलर इफेक्ट कोई पूछे, इट इज ए कैपेसिटिव इफेक्ट। और मिलर थ्योरम क्या है? बीच के फीडबैक रेजिस्टेंस को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना कहलाता है मिलर थ्योरम। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया और ये हमारा हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आपने एफईटी के हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल को यहाँ पर स्टडी कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों की अब चर्चा करेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल आपका ख़त्म हो गया, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल का एप्लीकेशन अभी यहाँ पर हम लोगों के इस सेक्शन में अब आ रहा है। तो उसके पहले कुछ इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग दो चीज़ें चर्चा करेंगे उसमें एक होती है लोअर 3 dB फ्रिक्वेंसी और एक होती है अपर 3 dB फ्रिक्वेंसी। ये लोअर 3 dB फ्रिक्वेंसी और अपर 3 dB फ्रिक्वेंसी ये क्या चीज़ है, इसको हम लोगों को समझना है। तो देखिए एक ही हमने ग्राफ बनाया हुआ है, इस तरीके का कोई ग्राफ बनाया हुआ है। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है दिस इज द स्टेबल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। बट यहाँ से लेके यहाँ का जो सेक्शन है ये फास्ट डिके है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन है दिस इज द फास्ट राइज अप है। तो एकदम तेजी से बढ़ता है और यहाँ का जो रीजन है वो एकदम तेजी से घटता है, और ये जो बीच वाला रीजन है ये स्टेबल रीजन है। तो जब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस रीजन में काम कर पाएंगे।
सीधी सी बात है, जब तक स्टेबल रीजन नहीं होगा तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो स्टेबल रीजन कहाँ से कहाँ तक का है, इसको एक निकाला जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक हम लोग लें। तो यहाँ पर जो भी हमारा इसका गेन है, स्टेबल रीजन का जो भी गेन है, इसको समझिए, यहाँ का जो भी गेन है, मान लीजिए ये गेन है हमारा A0। तो इस A0 गेन, ये जो स्टेबल वाला गेन है, इस गेन का हम लोग निकालेंगे A0/√2, A0/√2, यानी इस गेन का √2। जहाँ पे भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट से एक लाइन खींच देंगे। अब ये जो पॉइंट आएगा, लाइन खींचेंगे तो इस ग्राफ को यहाँ और यहाँ ये कट करेगा। इसका जो पहला वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी। इसको FH से दिखाते हैं और इसको FL से दिखाते हैं। और इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ। इसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अपर और लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी को निकालने से कि हम लोग किस बैंडविड्थ में काम करेंगे। अक्सर नाम सुना होगा कि बैंडविड्थ इतनी है, बैंडविड्थ इतनी है। तो बैंडविड्थ हकीकत है क्या? तो बैंडविड्थ एक सेक्शन है जिसके बीच में हम लोग स्टेबल रूप से काम कर पाएंगे, इन द स्टेबल रीजन में काम कर पाएंगे। दैट इज नोन एज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के पहले अगर आप जाएंगे तो फास्ट राइज अप मिलेगा, यानी वहां आप कैचअप नहीं कर पाएंगे। बैंडविड्थ के बाद अगर आप चले जाएंगे तो फास्ट डिके मिलेगा, वहां भी आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, एकदम से डिके हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो भी हमारा काम होगा वो काम होगा स्टेबल रीजन में। तो स्टेबल रीजन किसको बोलेंगे? जिस बैंडविड्थ में हम लोग काम करेंगे, या जिस स्टेबल रीजन में हम लोग हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसी को बैंडविड्थ बोला जाएगा। तो बैंडविड्थ इज ए डिफरेंस बिटवीन FH एंड FL। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो बैंडविड्थ, इसको BW से भी डिनोट करते हैं, दिस इज द डिफरेंस ऑफ FH माइनस FL। ये हमारी बैंडविड्थ होती है। अब इस बैंडविड्थ को निकालने के लिए आपने देखा कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक FL और दूसरी FH। अब FL और FH का यहाँ पर डेरिवेशन आपको करना होगा। तो लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, ये सब आगे भी काम में आती हैं चीज़ें, कई जगह पे काम में आती हैं, और यहाँ पर फिर से हम आपके लिए आपको बनाया है हमने। यहाँ पर मान लीजिए कैपेसिटेंस हमारा इस तरीके से है, ये VI है, ये V0 है, ये R है और ये C है। अब इसमें अगर हम V0 बराबर निकालें तो यहाँ पर C को हम लोग इम्पीडेंस में लिखेंगे 1/j⍵C। तो पोटेंशियल डिवीज़न का रूल लगाएंगे तो V0 बराबर आ जाएगा VI इंटू R प्लस 1/j⍵C। ये आ जाएगा VIR, नीचे से R कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/j⍵RC, ये आ जाएगा। R से R कैंसिल आउट कर दीजिए तो V0/VI हमारा बन जाएगा 1/1 प्लस 1/j⍵RC। ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। इस फैक्टर में ओमेगा को पुट कर दीजिए 1/j2πfRC। यहाँ क्या पुट किया आपने? ओमेगा बराबर 2πf होता है, इसको आपने पुट कर दिया। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, J को लिख लीजिए, F को लिख लीजिए और 2πRC इधर लिख लीजिए। F को पहले लिख लीजिए, बाकी को इधर भेज दीजिए। अब इसी फैक्टर को हम लोग अगेन 1/1 प्लस 1/j
चलिए अगले उसमें लिख दें। यहाँ के प्रोसीजर को पहले एक बार देख लीजिए आप लोग सभी लोग कि कहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पोटेंशियल डिवीजन का रूल लगाया गया है, पोटेंशियल डिवीजन के रूल को लगा करके हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया है। अब इसको फिर से उधर लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो बनेगा AV बराबर V0 बटे VI बराबर 1 अपॉन क्या लिखा था, 1 प्लस 1 अपॉन J F 2 पाई RC। अब इसमें ये वाला जो फैक्टर है, इस वाले को देखिए यहाँ से मार्किंग कर रहे हैं हम, इस वाले फैक्टर को आप उठा लीजिए, इसको लिख दीजिए FL। तो इसको जब आप FL लिख देंगे तो क्या बनेगा, तो ये हमारा फॉर्मेट इस तरीके से आ जाएगा 1 प्लस FL बाई JF। इसकी जगह क्या रख दिया, FL रख दिया, और बाकी जो था वो एज इट इज लिख दिया। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस J को ऊपर लिख सकते हैं। J को जब आप ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, J स्क्वायर -1 होता है, इस वजह से माइनस यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस FL बाई F का होल स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट। अब एट F बराबर FL, अगर हम यहाँ पर F बराबर FL मान लें तो AV बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। AV बराबर 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि एट फ्रीक्वेंसी ऑफ FL AV हमारा कितना गिर गया, 1 बाई रूट 2, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे 3 dB। इसको जब हम लॉग में लिखते हैं तो ये 3 dB वैल्यू आती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है FL, इसी को बोलते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी, 2 पाई RC। यही आपकी कहलाती है लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया गया है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दें तो गेन हमारा 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। जो पीछे हमने बात किया था आपसे कि हाँ ये 1 बाई रूट 2 जहाँ पे आए वहाँ FL बोलते हैं, वही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। Therefore this frequency is known as the 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। जिसमें R क्या है, C क्या है, ये C है और ये आपका R है, ये VI है और ये V0 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग लोअर 3 dB को कैलकुलेट करते हैं। इन द सेम वे इसी तरीके से हम लोग अपर 3 dB भी निकालेंगे। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं अपर 3 dB। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान लगा करके देखते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। अटेंशन अगर इधर उधर कहीं भी किसी का जाएगा तो उसके समझ में नहीं आएगा। तो इसमें सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। इसमें C नीचे आ जाएगा, R ऊपर चला जाएगा। C को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन J ओमेगा C। यहाँ पर जब आप V0 निकालेंगे तो V0 लिखेंगे VI इंटू 1 अपॉन J ओमेगा C अपॉन R प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C। V0 बटे VI बराबर आ जाएगा, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, ऊपर नीचे काट दीजिए तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, R J ओमेगा C प्लस 1 आ जाएगा।
तो ए बी बराबर, इसका अगर हम मॉड ले लें तो सीधे वैल्यू आ जाएगी 1/√1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2π/f/c इसका स्क्वायर। चलिए इस स्टेप को बाद में लिख लेते हैं, पहले भी थोड़ा सा स्टेप ये वाला कर लेते हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। पहले ये वाला स्टेप कर लेते हैं, 1 प्लस जे 2π/f/c। अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस जे एफ को अलग रोक लीजिए और बाकी जो है उसको 1/2π/RC लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए क्या किया, जे एफ को हमने ऊपर रोक लिया है और बाकी जो फैक्टर है उसको 1/, ये लिख सकते हैं, ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर से हमने इसको जानबूझ के नीचे किया है, इस वजह से नीचे किया है कि ताकि हम इसको रीअरेंज कर सकें फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब नीचे वाला जो टर्म है इसको हम लिखेंगे एफ एच, इसको लिखेंगे एफ एच। तो इसको जब हम लोग एफ एच लिखेंगे तो ए बी वगैरह बन गया हमारा 1/1 प्लस जे f/f(h)। अब हम इसके जब मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तो लिखेंगे 1/1 प्लस f/f(h) का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, वेयर एफ एच बराबर लिखा क्या है, एफ एच बराबर 1/2π/RC, और यही आपकी जो वैल्यू होती है, दिस इज द अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी। ये अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इस अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी को 3 dB क्यों बोलते हैं उसको यहाँ से चेक भी कर लेते हैं। इफ एफ बराबर अगर हम एफ एच रख दें तो मॉड ऑफ ए वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1, एफ बराबर एफ एच रख दिया, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√2, जिसकी वैल्यू dB में लिखेंगे तो ये 3 dB आ जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा गेन 1/√2 हो गया। इसका मतलब है कि एफ एच क्या है, 3 dB फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर एफ एच बराबर भी आपके 3 dB फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ होती है एफ एच माइनस एफ एल। दोनों फ्रीक्वेंसी जब निकलना है तो उसका डिफरेंस ले लीजिए, वो आपका मिल जाएगा बैंडविड्थ। बस ये ध्यान रखना है कि एफ एच में सर्किट हमारा ये होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी यानी अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी जब आप निकालेंगे तो उस केस में सर्किट में आर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और सी क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। आर यहाँ पर होना चाहिए, आर की ये पॉइंट होगी और सी की वैल्यू वर्टिकल होगी, और जब लोअर 3 dB निकालेंगे तो ये वैल्यू जस्ट आपकी रिवर्स होगी। इस चीज़ पे इसमें ध्यान रखना है। तो ये डेरिवेशन हमारा हो गया अपर 3 dB और लोअर 3 dB का। बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है और इसका हम लोग आगे भी जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कल पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे और वहाँ पर हम लोग इसकी एनालिसिस भी थोड़ी सी करेंगे। तो अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी और लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकाली जाएगी। तो ये आज का हमारा सेशन था पूरा। इसमें हम लोगों ने 3 dB फ्रीक्वेंसीज को निकालना सीखा, एफईटी के हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल को सीखा, मिलर इफेक्ट को सीखा, और इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को रिवाइज करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे, उसके कपलिंग कैपेसिटर्स के बारे में बात करेंगे, और उसका इंटायर इफेक्ट क्या आता है उसको हम लोग देखेंगे कि गेन पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पीछे अभी हम लोगों ने अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, उस सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी फाइनल जो हम लोग प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, क्यों ये इन सब चीज़ों को पढ़ा है, वो आपको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में देखने को मिलेगा। तो उसको मिस मत करिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर
पिछले लेक्चर्स में जो हम लोगों ने इसमें देखा था उसमें लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी और हाई 3 dB फ्रीक्वेंसी यानी अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी इसका कैलकुलेशन किया गया था। इन कैलकुलेशंस को हम लोग किसी स्पेशल पर्पज़ से कैलकुलेट करते हैं और इसको हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और फिर उसकी कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में पहले एक सेक्शन बनाएंगे, फिर दूसरा सेक्शन बनाएंगे, फिर उसकी कपलिंग की जाएगी और क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें यूज़ किए जाएंगे उसको आप देखिए। तो सबसे पहले मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लिए मल्टी स्टेज जैसे इसका नाम है, इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं एम्पलीफायर। तो अभी यहाँ पे 2 स्टेज का एम्पलीफायर आपके लिए बना रहे हैं। इसमें एक ये ट्रांजिस्टर है हमारा, इस ट्रांजिस्टर से एक ये रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर बायसिंग रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल डिवाइडर मोड में बनेगा ये पोटेंशियल डिवाइडर मोड में बना हुआ है। यहाँ पर आधी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक सी लग जाता है, यहाँ पर ये R1 हो गया, R2 हो गया, RC हो गया और ये RE हो गया और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारी एक स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे, दूसरी स्टेज एक और बनाएंगे, दूसरी स्टेज में भी यही चीज़ लगेगी। एक हमारा ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा, इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस हो गया बाई पास और ये RC हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और इसको भी हमने ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर ये भी VCC सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी हम लोग आउटपुट ले लेंगे। तो मल्टी स्टेज में हम करेंगे क्या कि जिसका जो आउटपुट है, पहले स्टेज का जो आउटपुट है उसको सेकेंड स्टेज के इनपुट में डाल दिया जाएगा। ये इसके इनपुट में चला गया और यहाँ पर आपका एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है, ये इसको RL बोलते हैं और इसको रेकॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए और ये ऊपर भी एक कॉमन सप्लाई से आप ज्वाइन कर दीजिए, अलग अलग सप्लाई रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका हो गया VCC। और इनपुट साइड में यहाँ पर एक RS रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस होता है, उससे हम लोग यहाँ पर इसको सप्लाई को यानी जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे और ये जो कॉमन सेक्शन है इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये कॉमन एमीटर का बच जाएगा। कॉमन एमीटर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, दिस इज नोन एज द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेज होगी ये स्टेज 1 कहलाएगी, स्टेज 1। और यहाँ से जो यहाँ तक की स्टेज होगी वो कहलाएगी स्टेज 2। 2 स्टेजेस यहाँ पर होती हैं। इसी तरीके से अगर हमें और सेक्शन जोड़ने हैं तो इस लोड की बजाय यहाँ पर आगे के सेक्शन जुड़ जाएंगे और उससे ये जुड़ता चला जाएगा। यहाँ पर जो एक कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटेंस, CC। ये जो कैपेसिटेंस है दिस इज द CC, ये कपलिंग कैपेसिटेंस है। ये इसको 2 स्टेजेस को कपल कर रहा है। कपलिंग कैपेसिटर ये पहली स्टेज को दूसरी स्टेज को कपल करने का काम कर रहा है। यहाँ पे भी ये लोड को कपल करने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये इनपुट सप्लाई जो हमारे इनपुट का सिग्नल है उसको कपल करने का काम कर रहा है। तो ये CC जो हमारा कहलाता है ये आपका कहलाता है कपलिंग कैपेसिटर। दिस इज नोन एज द कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में ये कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। अब इसमें जब हम लोग गेन निकालते हैं तो गेन निकालने में हमारे पास 2 तरीके होते हैं। गेन निकालने में हम लोग इसका आधा आधा सेक्शन इसमें बांट देते हैं। पहले सेक्शन का करंट गेन मान लीजिए AI1 है, दूसरे सेक्शन का AI2 है
तो नेट करंट गेन जो हो जाएगा वो AI1 इंटू AI2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर V2 को हम लोग AV2 को देखेंगे तो AVB बराबर भी AV1 इंटू AV2 हो जाएगा। तो इस तरीके से गेन हम लोग मल्टीपल करते चले जाएंगे, जितना भी सेक्शन है उसका गेन निकल आएगा। दूसरा तरीका होता है कि एक साथ करने के लिए, तो एक साथ करने के लिए पूरी कैलकुलेशन इसी की जाती है, इसका इनपुट इम्पीडेंस निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात अब यहाँ पर आती है कि जब हम लोग इसके वोल्टेज गेन या करंट गेन, फर्स्ट स्टेज की करंट गेन या वोल्टेज गेन की बात करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये जो पहली स्टेज है, ये जो पहली स्टेज हमारी है, इस स्टेज की जब भी हम लोग करंट गेन या वोल्टेज गेन निकालेंगे तो इसके लिए सेकेंड स्टेज एज ए लोड का काम करेगी। ये जो स्टेज है ये एज ए लोड का काम करती है। तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस निकलता है वो इसके लोड में लगा करके देन इसका निकाला जाता है। तो जब इस तरीके से प्रोसीजर निकाला जाता है तो वो डायरेक्ट कहलाता है कि डायरेक्ट हमने इसके गेन को निकाल लिया है। तो अभी इस स्टेज पे हम लोगों को इसका गेन वगैरह यहाँ पे नहीं निकालना है, सीधे हम लोगों को गेन वगैरह यहाँ पे जो भी दिया हो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों स्टेजेस का, वही आपको लिख देना है। वो प्रोसीजर लंबा होता है और लंबे प्रोसीजर से इसका डेरिवेशन होता है। अब यहाँ इस स्टेज पे मेन इसके कपलिंग कैपेसिटर को देखिए। कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पर आपने देख लिया कि ये ज्वाइनिंग के लिए लगाया जाता है। दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है CE। दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है CE। तो CE एक्चुअली में जब हम लोग AC एनालिसिस करेंगे तो AC एनालिसिस में CE को शॉर्ट कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कि DC एनालिसिस में ओपन कर देते हैं और AC एनालिसिस में इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस RE जो है यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा और ये फिक्स बायस के तरीके से ही इसका कैलकुलेशन ट्रीट किया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को पीछे भी बताई जा चुकी है, पीछे लेक्चर्स में इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन हो चुके हैं। तो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने किया था वैसे ही इसके कैलकुलेशन को किया जाता है। लेकिन ये जो CC है इसको नहीं शॉर्ट करते हैं, ये आपके रोल में आएगा। अब ये रोल में कैसे आएगा उसको अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर CC नोन एज द कपलिंग कैपेसिटर, ये दो स्टेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है और लगा भी कैसे है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा हुआ है। ये कैपेसिटर कैसे लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी इस कैपेसिटेंस का अगर हम बिहेवियर देखेंगे तो ये इस तरीके से कैपेसिटेंस आपका लगा हुआ है। ये वर्टिकल नहीं लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। ये डायरेक्टली आपका कहीं भी ग्राउंड नहीं है, सीधे सीधे ग्राउंड नहीं है, किसी न किसी रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड है, लेकिन सीधे सीधे डायरेक्टली ये ग्राउंड नहीं है। तो कपलिंग कैपेसिटर हमारा इस तरीके से लगा होता है। अब ये हो गया C और ये बाकी इसमें सब रेजिस्टेंस हैं, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर। इसको बोलते हैं RC कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। RC coupled multi-stage amplifier. This is known as the RC coupled multi-stage amplifier. Multi-stage amplifier. तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के फिगर को हम लोगों ने देख लिया। पहले सेक्शन को दूसरे सेक्शन को एक कैपेसिटर के द्वारा हम लोग ज्वाइन कर देंगे और जितनी भी स्टेजेस होंगी उसको इसी तरीके से एडप्ट करते चले जाते हैं। अब जो इसमें इसको कनेक्शन करने का तरीका होता है वो तीन तरीके से हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं? पहला एक तरीका हो सकता है हमारा डायरेक्ट कपल का, डायरेक्ट कपल्ड। डायरेक्ट कपल में कोई कैपेसिटेंस नहीं लगाएंगे, नो कपलिंग कैपेसिटेंस, सीधे सीधे आप जोड़ दीजिए, नो कपलिंग
कैपेसिटर। दूसरा तरीका होता है हमारा आरसी कपल्ड, जो अभी हम लोगों ने देखा वो आरसी कपल्ड था, कपलिंग कैपेसिटर प्रेजेंट रहेगा। और तीसरा जो हमारा तरीका होता है वो होता है ट्रांसफार्मर कपल्ड। ट्रांसफार्मर कपल्ड में जो हमारा होता है उसमें कैपेसिटर के बजाय ट्रांसफार्मर वाइंडिंग act as इंडक्टेंस, यानी कैपेसिटर के बजाय इंडक्टेंस से हम लोग इसको कपल करते हैं। तो यानी पहले स्टेज में ऐसे और दूसरे स्टेज में ऐसे। तो अगर हम लोग इसको जोड़ना चाहें तो इस तरीके से ये स्टेज जुड़ी रहती है। ये मान लीजिए आपका ये सेक्शन हो गया और यहाँ पर ये सेक्शन हो गया और ये दूसरी स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है और इस स्टेज से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया है। बाकी ये जो बायसिंग के रेजिस्टेंस वगैरह हैं वो सब लगे रहेंगे। तो जहाँ पे कैपेसिटेंस होता था वहाँ कैपेसिटेंस ना होकर के अब यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, इंडक्टेंस को हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। इस तरीके से आगे की स्टेज चलेगी। ये यहाँ पर जो कपलिंग की गई है वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से अगर की जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। बायसिंग को अगर हम लोग देखें तो ये पूरी बायसिंग हो जाएगी और यहाँ पे जो सिग्नल हम लोग जोड़ेंगे वो ट्रांसफार्मर से ही इनपुट दीजिए, ट्रांसफार्मर से ही इनपुट हम लोग देंगे। इस तरीके से ट्रांसफार्मर इसमें सिग्नल को भेजेगा और आउटपुट भी हमारा जो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज है वो भी ट्रांसफार्मर से ही हमारी जाएगी और आउटपुट भी जो हम लोग लेते हैं वो भी आपके ट्रांसफार्मर से ही ले लेते हैं। ये यहाँ पर हम लोग आउटपुट अगर लेना चाहें तो ट्रांसफार्मर से ही हम लोग यहाँ पर आउटपुट को ले सकते हैं, यानी हर स्टेज हमारे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगी। दिस इज नोन एज द ट्रांसफार्मर कपल्ड। तो जैसे वहाँ पे हमारा कैपेसिटर था वैसे ही यहाँ पर ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या ये ना यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली इससे जोड़ सकते हैं। जहाँ कैपेसिटेंस लगा हुआ था वहाँ कैपेसिटेंस हटा करके हम लोग उसको डायरेक्टली भी यहाँ पर जोड़ सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट कपल हो जाएगा। और अगर सी के थ्रू जोड़ेंगे जैसे ये फिगर बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब तीनों का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हमें खींचना होता है कि इनका जो ग्राफ है वो कैसे आता है, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, जो कि इम्पोर्टेंट है और उसी को खींचने के लिए इतनी सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। ग्राफ बिटवीन गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो इसको खींचने के लिए पहले हम लोग ये ले लेते हैं। तो एक साथ चलिए खींच देंगे हम लोग, तीनों का एक साथ खींच देंगे। ये हमने लाइन बना ली तीनों।
अब जो पहला वाला सेक्शन है उसके लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो पहला वाला देखिए डायरेक्ट कपल का खींचते हैं। तो डायरेक्ट कपल में जो हमारा फिगर होगा वो इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे आएगा। ये इधर है गेन और इधर है फ्रीक्वेंसी। ये हमारा डायरेक्ट कपल का हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट कपल। दूसरा वाला जो हमारा है वो हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफार्मर कपल का। ट्रांसफार्मर कपल का कुछ इस तरीके का आता है। ये है ट्रांसफार्मर कपल। और तीसरा वाला जो हमारा है ये इस तरीके का आता है। ये है आरसी कपल। तो ये 3 फिगर हैं, ये सभी में गेन है। ये वाई एक्सेस पे सभी में गेन है और एक्स एक्सेस पे सभी में फ्रीक्वेंसी है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी है, सभी में फ्रीक्वेंसी है। डायरेक्ट कपल में अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग में नहीं है, ये डायरेक्टली आपका स्टार्ट हुआ है। इट इज़ द डायरेक्ट स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर ये 0 से आपका धीमे धीमे राइज कर रहा है, गेन हमारा धीमे धीमे राइज कर रहा है। और आरसी कपल और ट्रांसफार्मर कपल लगभग सेम है। ट्रांसफार्मर कपल हमारा हैवी हो जाता है लेकिन सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसमें जो हमारा एम्पलीफायर बनेगा वो बहुत ही बल्कि हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टेज जोड़ने में ही 3 ट्रांसफार्मर का यूज़ होगा और ट्रांसफार्मर ऑलरेडी बल्कि होता है, कॉस्टली भी होगा। इस वजह से हम लोग ट्रांसफार्मर कपल को जनरली यूज़ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज़ किया जाता है वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का ये फिगर होता है। अब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके थोड़ी सी एनालिसिस हम लोग अलग से और करेंगे। इन तीनों फिगर्स में आरसी कपल्ड को हम लोग एनालाइज और करते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसका मेन फिगर है और यहीं से हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब देखिए ये एक्सेस बन गई हमारे, और अब हम इसमें देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का हमने ग्राफ बना दिया। ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का हमारा ग्राफ बन गया। वाई एक्सेस पे हमारा गेन है और एक्स एक्सेस पे हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब इस एम्पलीफायर के हमारे सेक्शंस होंगे, इन सेक्शंस को हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला जो सेक्शन हमारा होगा वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी। ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये वाला जो सेक्शन है इसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, यानी जो इधर वाला रीजन है दैट इज ए हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। और जो बीच वाला सेक्शन है उसको बोलेंगे मिड फ्रीक्वेंसी रीजन, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। तो 3 रीजन्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहला वाला हमारा लो फ्रीक्वेंसी रीजन, दूसरा वाला मिड फ्रीक्वेंसी रीजन
और तीसरा वाला हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। ये मिड फ्रीक्वेंसी रीजन हो गया, ये हाई फ्रीक्वेंसी रीजन हो गया, और ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन। अब बात देखिए लो फ्रीक्वेंसी रीजन पे आई है। इस लो फ्रीक्वेंसी रीजन में ये जो सेक्शन हमारा आया है, यहाँ से जो हमारे करंट गेन का बढ़ना स्टार्ट हुआ है, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में जो करंट गेन का बढ़ना धीमे धीमे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। ये जो करंट गेन का बढ़ना हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कि करंट गेन हमारा ए है, करंट गेन A0 मान लेते हैं कि A0 यहाँ पर करंट गेन है, मैक्सिमम जो करंट गेन है वो A0। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन हमारा आता है, ये जो धीमे धीमे राइज मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है बल्कि ये धीमे धीमे राइज मिलता है, यहाँ से धीमे 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 ये होकर के राइज हो रहा है। तो ये जो धीमे धीमे का राइज हो रहा है, ये किस वजह से आता है, वाई इट विल बी अपीयर, ये किस वजह से आता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ये एकदम से क्यों नहीं आया, ये धीमे धीमे होकर के क्यों जा रहा है, यानी जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया वो एकदम से A0 आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर A0 अचानक ना करके स्लो मोशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब ये स्लो मोशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ, ये जो रीज़न है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर। ये जो सेक्शन हमारा है ये कपलिंग कैपेसिटर के वजह से हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है, कपलिंग कैपेसिटर्स की वजह से ये सेक्शन आपका आया है। इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है दैट इज ए कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ पर अलग से लिख देते हैं कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, कपलिंग कैपेसिटर की, कपलिंग कैपेसिटर। यही बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में ये रीजन किस वजह से है। तो ये कपलिंग कैपेसिटर, अब कपलिंग कैपेसिटर जो है ये एक्सटर्नल कैपेसिटेंस है, ध्यान दीजिए ये एक्सटर्नल कैपेसिटेंस है, ये एक्सटर्नल कैपेसिटेंस है और बाहर से लगाया गया है। ये कहाँ से लगाया गया, बाहर से। क्या ये ट्रांजिस्टर के अंदर का कैपेसिटेंस है, नहीं, ये ट्रांजिस्टर के अंदर का नहीं है। इसको तो आपने बाइसिंग के लिए जो कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस लगाते हैं आपने अलग से लगाया है, दो स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए या इनपुट को कनेक्ट करने के लिए या आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए इसको आपने अलग से लगाया है। तो ये जो कपलिंग कैपेसिटर है दिस आर द एक्सटर्नल कैपेसिटेंस, इंटरनल ये नहीं है, ये एक्सटर्नल कैपेसिटेंस है और उसकी वजह से बिहेवियर आता है। तीसरी चीज़ जब आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें जो कपलिंग कैपेसिटर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा होता है, सीसी आपको पीछे बताया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। और जब उसका आप अगली स्टेज का इम्पीडेंस निकालेंगे तो ZI लगभग आपको इस तरीके से मिलेगा, यानी एक रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो इस तरीके से आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग अगर निकालेंगे तो अगली स्टेज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल कैपेसिटेंस हो गया जो कि CC हो गया, और एक अगली स्टेज का इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया। रेजिस्टेंस में इम्पीडेंस भी हो सकता है, आपका इंडक्टेंस फॉर्म भी हो सकता है, J का कंपोनेंट भी हो सकता है, वो जो भी हो यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन लिया जा रहा है, लेकिन उसका जो इम्पीडेंस है वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा और यहाँ पर एक प्योर कैपेसिटेंस आपको मिलेगा। तो ये जो फॉर्म आपकी बन करके आई है, ये फॉर्म इसी से आपने निकाला था 3 dB फ्रीक्वेंसी, इससे आपके 3 dB फ्रीक्वेंसी आई थी और जिसकी वैल्यू जो आपने लिखी थी वो वैल्यू लिखी थी F3 dB बराबर 1/2 पाई RCC, यहाँ R इक्वलेंट CC लिख देते हैं या सीधे सीधे आप 1/2 पाई RC लिख दीजिए। अब R में CC जरूर डेजिग्नेट कर दीजिए कि CC कौन सा है, ये एक्सटर्नल कैपेसिटेंस यानी कपलिंग कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट ऑफ द कपलिंग कैपेसिटेंस।
मान लीजिए आपने 2 लगा दिए, 4 लगा दिए, तो जो भी एक्सटर्नल आप लगाएंगे बाहर के जोड़ने के लिए, 2 स्टेज को कपल करने के लिए, उसको कैपेसिटेंस को हम लोग यहाँ पर लेंगे। इससे जो 3 dB फ्रीक्वेंसी निकलेगी, वो 3 dB फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी जहाँ पर ये A0/√2 हो जाएगा, जहाँ पर A0/√2 हो जाएगा, वहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर दिया जाएगा, और ये 3 dB फ्रीक्वेंसी अब कहलाएगी FL, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फिर से आपको इस सेक्शन की बात हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बिकॉज ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर्स की वजह से होता है। ये सेक्शन किस वजह से होता है? कपलिंग कैपेसिटर या एक्सटर्नल कैपेसिटेंस जो आपने लगाया है 2 स्टेज को कपल करने के लिए, उसकी वजह से ये सेक्शन हमारा आता है। और इसमें जो आपकी 3 dB फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उसमें कपलिंग कैपेसिटर्स को हम लोग यूज़ करेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पर, और वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा हुआ है, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा, और इससे निकल करके जो वैल्यू आएगी वो लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। दैट विल बी नोन एज लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। इतनी चीज़ सबके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधे चलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब सीधे मूव कर जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारा ये सेक्शन है। हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको ये मालूम है, पीछे की पूरी एनालिसिस है, कि ट्रांजिस्टर के इंटरनल पैरामीटर्स एक्शन में आ जाते हैं, और उस इंटरनल पैरामीटर के एक्शन में आने से इस सेक्शन के जितने भी कैपेसिटेंस हैं वो सब प्रिवेल करेंगे, वो डोमिनेट करेंगे। अब ट्रांजिस्टर को जो डोमिनेट करने का फैक्टर है वो इंटरनल कैपेसिटेंस होंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जैसे इंसान है, हम लोग हैं, इंसान हैं, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी में काम करेंगे, यानी आराम से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई हेडेक नहीं है, आराम से जैसे घर में लोग रहते हैं, तो बाहरी लोगों से ही आप अटैच रहेंगे, यानी बाहर वाले लोग ही आपको इफेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे वो बाहर के लोग करेंगे। लेकिन अभी अगर बहुत ज़्यादा आप वर्क करने लग जाइए, बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम करिए, या बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल आपका हो जाए, तो आप धीमे धीमे किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और फिर आपके इंटरनल जो आपका माइंड है वो इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा, पागलपन वाली चीज़ें हो जाएंगी, इरिटेशन हो जाएगा, चिल्लाना हो जाएगा, थकान हो जाएगी, ये सब बहुत सारी चीज़ें इंटरनल पैरामीटर जो है वो आपके चीज़ों पे इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे। बाहर के सारे सुख सुविधाएं होने के बावजूद इंटरनल फैक्टर आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप उसी गेन को अचीव कर पाएँ जो पहले कर पा रहे थे। तो इसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिस्टर का भी इंटरनल जो कैपेसिटेंस हैं, यानी जिसमें हम लोगों ने C देखा था, सी देखा था, ये जो 2 कैपेसिटेंस है, जंक्शन कैपेसिटेंस JC और JE, ये सब रोल में आने लग जाते हैं। और ये एक समय ऐसा आता है कि इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही एक समय ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे इस रीजन में जो कैपेसिटेंस हैं, ये इसके गेन को उठा के कर देते हैं 0। अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी की लिमिट से इस फ्रीक्वेंसी यहाँ तक बढ़ा दी, तो ये इसके गेन को देखिए क्या कर रहे हैं, ये इसके रिड्यूस करते करते इसके गेन को कर देंगे 0, और यहाँ पे आकर के ये 0 हो गया। तो इस सेक्शन में इनको बोलते हैं पैरासिटिक एलिमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। internal capacitance appears, ये सब डोमिनेट कर जाते हैं। अब यहाँ पर सीसी का कोई रोल नहीं है। सीसी का रोल स्टार्टिंग में था, जब हमारा ट्रांजिस्टर लो फ्रीक्वेंसी पे था, वहाँ पे ये सब कंपोनेंट नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब डेड कंडीशन में पड़े रहेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी पे यही कंपोनेंट आएंगे, इनका इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि इनका कपलिंग कैपेसिटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, इनका कोई मीनिंग उस केस में नहीं रह जाएगा, सारा का सारा मीनिंग हमारा इस चीज़ से गवर्न होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में ये जो इसका गेन का डिके होने का सेक्शन है, कि गेन क्यों डिके हो रहा है आखिरकार,
एक बार गेन आपका बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे हैं तो गेन कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद, यानी यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम देखें तो हमारा गेन अचानक रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और रिड्यूस होकर के कुछ ही मिनटों में ये ज़ीरो भी हो जाएगा। तो ऐसी क्या खास बात हो गई कि यहाँ पर गेन हमारा ज़ीरो हो गया? तो खास बात ये हो गई कि आपका ट्रांजिस्टर बीमार हो गया, उसकी फेफड़े, लंग वगैरह उसमें समय कैपेसिटेंस डेवलप हो गया और वो डेड कंडीशन में आना शुरू हो गया और उसने गेन को उठा के ज़ीरो कर दिया। तो एक लिमिट तक ही आप ट्रांजिस्टर से काम ले सकते हैं, उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पे ये गेन को ज़ीरो कर देगा। अब बात आती है कि यहाँ के कैपेसिटेंस को आपने देखा था, तो यहाँ के कैपेसिटेंस को अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी का मॉडल याद हो तो उसमें आपने कुछ इस तरीके का फिगर देखा था। यहाँ पर कैपेसिटेंस को जो लिया था, जब नीचे उसको ग्राउंड किया था तो इस तरीके का ये फिगर आया था। ये इस सेक्शन की बात कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पर RBB डैश था, याद होगा आपको, और यहाँ RB डैश, ये भी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, और यहाँ CC प्लस CE, ये कैपेसिटेंस आए थे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस कैसे लगे हुए हैं? वर्टिकल फॉर्म में। यहाँ कैसे लगे हैं? वर्टिकल फॉर्म में। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे जो हम लोग लेंगे, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट को कंसीडर किया जाएगा, उसका जो फॉर्मेट आएगा, उसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आएगा, यानी यहाँ पर R और यहाँ पर C, इस फॉर्मेट में आएगा। इसको हम R इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि कोई नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ है, और ये C इक्विवेलेंट इसको मान लेते हैं कि नेट कैपेसिटेंस आपका वर्टिकल फॉर्म में CEQ है। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसको हम लोग बोलेंगे FH। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था, जब आपने दो सर्किट्स लिए थे, एक सर्किट में कैपेसिटेंस हॉरिजॉन्टल में लगाया था, दूसरे में आपने ये वर्टिकल में लगाया था, और दोनों से आपने 3 dB फ्रीक्वेंसी को निकाला था। उन दोनों सर्किट्स का देखिए यहाँ पर यूज़ आ गया। जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी पे हमें इस वाले सेक्शन को यूज़ करना होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पे हमें वर्टिकल कैपेसिटेंस के सेक्शंस को यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी निकल करके आई है, जो 3 dB फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में निकल करके आई है, तो इसी गेन को, यही जो A0/√2 है, इसको आप एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, और जहाँ ये कट करेगा उस वही जो फ्रीक्वेंसी हमारी नीचे आएगी, वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाएगी? वही फ्रीक्वेंसी हमारी अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी FH कहलाएगी। FH, ये फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाएगी FH। ये फ्रीक्वेंसी हो गई FH। ये भी 3 dB फ्रीक्वेंसी है। गेन जब A0/√2 होता है तो वो 3 dB फ्रीक्वेंसी ही कहलाती है। तो ये अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी हो गई और ये लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी हो गई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर के इंटरनल पैरामीटर्स की वजह से होगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के इंटरनल पैरामीटर, ट्रांजिस्टर का इंटरनल पैरामीटर, और यहाँ पर इस सेक्शन में ट्रांजिस्टर का एक्सटर्नल पैरामीटर्स काम में आते हैं। तो ये लोअर 3 dB हो गई, अपर 3 dB हो गई, और इसके जो बीच का रीजन है इसको कहते हैं बैंडविड्थ। इसको क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ। कहाँ से कहाँ तक का? अपर 3 dB से लोअर 3 dB के बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। और इसके बीच में ये जो गेन है, इस गेन को बोला जाता है, मिड बैंड गेन। इसको हम लोग बोलते हैं मिड बैंड गेन, जो कि A0 है। आप देख रहे हैं A0 है। तो RC कपल्ड में A0 लगभग कांस्टेंट बना रहता है, हल्का फुल्का ही वेरिएशन होता है, बाकी ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है। तो ये इसकी बैंडविड्थ है, जिसकी वैल्यू हमारी है FH - FL। इसको हम लोग बैंडविड्थ लिखते हैं।
ये आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर का जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है उसकी पूरी ये एनालिसिस थे। तो ये जो कुछ फिगर बना है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपूल्ड एम्पलीफायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर 3 सेक्शंस हुए। पहला सेक्शन हो गया लो फ्रीक्वेंसी रीजन, दूसरा हो गया मिड फ्रीक्वेंसी रीजन और तीसरा हो गया हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। ये इसकी पूरी एनालिसिस है हमारी ये। तो एक बार अगर हम लोग फिर से देखें तो इसमें आपको मैंने बताया कि लो फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारा जो सर्किट बनेगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में जो सर्किट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो कैपेसिटेंस है दिस इज अ इंटरनल कैपेसिटेंस। बार बार लिख रहे हैं, बाबा बोल भी रहे हैं, इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांजिस्टर या एफईटी। एफईटी का अगर बना रहे हैं तो एफईटी का, ट्रांजिस्टर का है तो ट्रांजिस्टर का। और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर। अब इसमें एक सीधी सीधी सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए इसमें कपलिंग कैपेसिटर ना हो। अगर हमारा ये कपलिंग कैपेसिटर ना हो तो अगर नहीं होगा, डायरेक्ट कपल होगा तो ये रीजन नहीं आएगा, ये रीजन हमारा नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को हम पीछे अपने फिगर से देख सकते हैं कि जिस फिगर में ये चीज़ नहीं थे, यानी जो हमने केस लिया था डायरेक्ट कपल का। देखिए पहले फिगर में देखिए, यहाँ पर ये रीजन पहले ही फिगर पहला वाला जो आपका बना हुआ है इसमें आपका ये जो राइज आता है ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर नहीं है। लेकिन ट्रांजिस्टर तो है ही है, तो ये तो रीजन सभी में रहेगा, लेकिन कपलिंग कैपेसिटेंस वाला ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट कपल में जो सीसी वाला पार्ट है यानी लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी वो नहीं आती है। तो इसमें अगर बैंडविड्थ की हम लोग बात करें तो अपर वाली तो आएगी, यहाँ वाली बैंडविड्थ आएगी एफएच। तो यहाँ जो बैंडविड्थ बनेगी वो पूरी इंटायर हो जाती है, यानी इस पूरी बैंडविड्थ को ही हम लोग मान लेते हैं। तो बैंडविड्थ बराबर हो जाती है एफ एच माइनस एफ एल। एफ एल यहाँ 0 है क्योंकि वो सेक्शन ही नहीं है, ये -0 हो गई, यानी ये एफ एच के बराबर हो गई। और इसी को हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी जो भी निकालेंगे वही आपकी बैंडविड्थ बन जाएगी। तो कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिल जाता है कि बैंडविड्थ को ही 3 dB फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। वो इस वजह से बोल देते हैं कि जिसमें हमारी एफ एल काफ़ी कम होती है और एफ एच काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वही आपकी एफ एच ही बैंडविड्थ के बराबर हो जाएगी, एफ एल उस केस में नेगलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज फिर आपको निकालना ही होता है, एक्चुअल में होती है एफ एच माइनस एफ एल। अब इस सेक्शन में हम लोग ये चीज़ और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू आखिरकार क्या होगी। ये जो एफ एच है और एफ एल है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लोग और देख लेते हैं कि मल्टी स्टेज के लिए ये वैल्यू क्या आएंगे। तो मल्टी स्टेज के लिए dB फ्रीक्वेंसी फॉर मल्टी स्टेज। तो सपोज दैट मान लीजिए कई सारे स्टेज ये कनेक्ट हैं, ये मान लीजिए 3 स्टेज हमने ले लिया। इसी तरीके से n स्टेजेस कनेक्ट हैं। कितने स्टेज कनेक्ट हैं?
n स्टेज कनेक्ट हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये एम्पलीफायर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस तरीके से कई सारे स्टेज कनेक्ट हैं। अगर सभी की मान लीजिए सब इक्वल हैं यानी सिमेट्रिकल हैं और सभी की जो फ्रीक्वेंसी है FL वो लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी है FL, सिमेट्रिकल एम्पलीफायर सभी की FL है, तो इनकी सबकी जो कंबाइन 3 dB आ जाएगी वो क्या होगी, ओवरऑल यानी इसको अगर हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दें जिसमें n स्टेजेस हैं तो सबकी ओवरऑल 3 dB फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप 3 dB फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए FL एस्ट्रिक। FL एस्ट्रिक किसकी है, ये इसकी पूरी कंबाइन है, FL एस्ट्रिक इस पूरे कंबाइन की है। ये लोअर है और अपर भी यहीं पे लिख देते हैं FH एस्ट्रिक। लोअर वाली FL है और FH मान लीजिए अपर वाली है। ओवरऑल 3 dB फ्रीक्वेंसी को FL एस्ट्रिक मान लीजिए एंड ओवरऑल अपर 3 dB, ओवरऑल लोअर, ये लोअर थी और ये अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी बराबर FH एस्ट्रिक मान लीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है उसको देख लीजिए कि FL एस्ट्रिक अपॉन FL बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 1/n माइनस 1, 2 की पावर 1/n माइनस 1। और इसी तरीके से FH एस्ट्रिक अपॉन FH इसका फार्मूला आता है अंडर रूट 2 की पावर 1/n माइनस 1। ये पूरा ब्रैकेट में है, अंडर रूट पूरे में है। तो इसमें 1 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 1/n माइनस 1 और इसमें अंडर रूट 2 की पावर 1/n माइनस 1, वेयर n क्या है, n बराबर नंबर ऑफ स्टेजेस। तो अगर मल्टी स्टेज हमारा एम्पलीफायर है, मान लीजिए 20 स्टेज हैं, तो 20 स्टेज में n की वैल्यू हो जाएगी 20। एक स्टेज की हमें पता होगी तो हम उसको पूरे ओवरऑल स्टेजेस की निकाल सकते हैं कि कितनी हमारी ओवरऑल स्टेज की 3 dB फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये आपकी हो गई 3 dB फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, और इससे हम लोग इसकी 3 dB फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके और फिर उससे बैंडविड्थ को निकाल लेंगे। इससे जब हमारी बैंडविड्थ भी आ जाएगी, ओवरऑल बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, FH एस्ट्रिक माइनस FL एस्ट्रिक, ये ओवरऑल बैंडविड्थ हो जाएगी। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो हम लोग फाइनली निकालते हैं उसमें इसी बैंडविड्थ को निकाला जाता है, अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। ये हमने आपको बता दिया, लोअर सेक्शन में जो आपकी 3 dB फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर। अपर रेंज में जो 3 dB फ्रीक्वेंसी FH है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर जो HY मॉडल्स में लिए गए थे। और जो बीच वाला रीजन है वो बैंडविड्थ हो जाता है, जिसको हम लोग FH माइनस FL भी कह सकते हैं, और वहाँ से हम लोग बैंडविड्थ निकाल लेते हैं। तो ये पूरी एनालिसिस जो हमारी थी वो ट्रांजिस्टर के उसकी थी कि एक ट्रांजिस्टर के एक स्टेज अगर RC कपल्ड में है तो उसका फिगर कैसे आएगा, कैसा उसका रिस्पांस होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे कैसा वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है अभी पीछे, उसमें ये देखा कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं
यहाँ पे रिस्पांस को अगर एक बार फिर से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग स्टेज में गेन पहले बढ़ता है, स्टार्टिंग स्टेज में गेन पहले बढ़ रहा है, स्टार्टिंग स्टेज में क्या हो रहा है, गेन पहले बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहले देखिए गेन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो गया, गेन हमारा कांस्टेंट हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद जब हम हाई फ्रिक्वेंसी पे आते हैं तो गेन हमारा रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस है। अगर आप कम फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो गेन आपको राइज करता हुआ मिलेगा, यानी इस सेक्शन में काम करेंगे तो गेन आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। मिड फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करेंगे तो गेन आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा। और अगर इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा यानी एफ फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में काम करेंगे तो गेन ये फर्दर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली जा करके ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल डिस्कशन था कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा ट्रांजिस्टर का बिहेवियर कैसा आता है, किस तरीके से ये शो करता है। तो आज के सेक्शन में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग बना ली, किस सेक्शन में कौन सा हमें फिगर लेना है, किस सेक्शन में कौन सा फिगर नहीं लेना है, किससे हमें निकालना है। अब आप ये इजी वे से निकाल सकते हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन हमारा नहीं रह गया। उसी के साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।